NH-32 चेन्नई को जाने वाला हाईवे सन 2005 டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல தடபோட யாரும் இல்ல விளையாடுவோமா உள்ள விளையாட धत तेरे की, क्या हो रहा है? क्या हम फंस गए हैं? हाँ सर जी, लगता है आगे रोड की मरम्मत का काम चल रहा है और बहुत जाम है। 3-4 घंटे से पहले खत्म होने वाला नहीं है। क्या? मुझे कल से हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन करनी है। बेड़ा गर्ग! सुनामी को आए हुए 6 महीने गुजर गए, मगर सरकार आज तक खस्ताहाल सड़कों को ठीक नहीं कर पाई। क्या होगा इस देश का? अब क्या करें सर? तुम्हें कोई दूसरा रास्ता पता है? अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो रात भर ट्रैफिक से जूझते रहेंगे और सुबह से पहले चेन्नई नहीं पहुंच पाएंगे। माफ कीजिए सर, मैं भी आपकी तरह इस जगह से अनजान हूं। भिक्षा? बाबूजी, भिक्षा देवत हो। अरे भाई सुनो, क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? जी साहब। क्या आप हमें चेन्नई पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता बता सकते हैं? हमें सुबह से पहले चेन्नई पहुंचना है। हाँ, यहाँ से 1 मील पीछे जाने पर एक केमिकल फैक्ट्री पड़ेगी, जो अब बंद हो चुकी है। उसके बगल से एक रोड गया है जो कुछ मील आगे जाकर हाईवे से मिला है। वो आपके लिए ठीक रहेगा। धन्यवाद महोदय। मुझे आज रात ही चेन्नई पहुंचना है। कल सुबह से सेंट मारिया हॉस्पिटल में मेरी इंटर्नशिप है। माफ कीजिएगा, आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये तो आर्सेनिक पॉइजनिंग के लक्षण लग रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, मैं अपने हॉस्पिटल में आपका फ्री में इलाज करूंगा। आप बहुत दयालु हैं साहिब, लेकिन मेरी बीमारी का इलाज किसी अस्पताल में नहीं है। हमारी बीमारी की बस एक ही दवा है, जिसे कोई नहीं जानता। जल्दी ही। டாக்ஸி பாருடா நான் ஏறும் போதெல்லாம் அட மீட்டருக்கு மேல தந்து பத்திரத்தானே सेतु, हमें इस चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने सुना है कि ये रास्ता शापित है और भूत प्रेत इस रास्ते पर घुमा करते हैं। माला, तुम्हें एक डॉक्टर से इन पुरानी दकियानुसी बातों को मानने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इन अंधविश्वासों को नवामलाई में छोड़कर आना चाहिए था। हम चेन्नई में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। सेतु, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम भी नवा मलाई से संबंध रखते हो। अभी गांव को छोड़े हुए तुम्हें 2 महीने ही हुए हैं और तुम अभी से शहरी मेंढक की तरह टरटराने लगे। सॉरी माला, तुम्हें तो पता है कि मेरे परिवार पर तुम्हारे पिताजी के कितने एहसान हैं। सुनामी में हमारा घर बह जाने के बाद उन्होंने ही हमको नवामलाई में रहने के लिए छत दी। उनकी मदद के बिना मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता, लेकिन अब एक सुनहरा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। मैंने अपने और तुम्हारे माता पिता से ये वादा किया है कि मैं नवामलाई में एक क्लिनिक खोलूंगा और गांव वालों की सेवा करूंगा। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। क्या हुआ? वो अचानक ही कोई औरत बस के सामने आ गई। हे तिरुपति, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए सर। मतलब तुम किसी को मरता हुआ छोड़कर भाग जाओगे। शर्म आनी चाहिए तुमको। माला, मेरी मेडिकल किट दो, वो सीट के नीचे रखी है। सेतु, प्लीज मेरी बात मानो, बाहर मत जाओ, खतरा भी हो सकता है। शट अप माला, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा फर्ज है। अगर ये जिंदा होगी तो हम इसे पास के हॉस्पिटल ले चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जिंदा हो। क्या आप मुझे सुन सकती हैं? मैं आपको धीरे धीरे पलटने जा रहा हूँ। अगर तकलीफ हो तो बता दीजिएगा। हे तिरुपति, इसके चेहरे को क्या हो गया? ये क्या? तभी सन्नाटे को चीरती हुई हवा में उड़ती एक कुल्हाड़ी के आने की आवाज वातावरण में गूंज उठी। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, वो कुल्हाड़ी वहां खड़े आदमी के सिर में व्यवस्थ हो चुकी थी और उस आदमी के मुंह से एक हिचकी निकली, मौत की हिचकी। कौन है? किसने किया ये? कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? नो! नहीं! उस विभत्स दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर शख्स डर से कांप उठा। सभी लोग बस पर चलो, दरवाजा बंद करो जल्दी। नवामलाई गांव, 19 साल पहले। लो, आ गई बरसात आ गई। अब की साल बहुत जल्दी आ गई। देवता लोग नवामलाई पर बहुत दयावान रहते हैं। इस बार फसल अच्छी होगी।
खुशी मनाओ भैया सब लोग। इस बार का जश्न ऐसा मनाया जाएगा कि लोग बरसों तक याद रखेंगे। बरसात। पीटर पंड्या के बार में तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। इस बार तो मौसम बहुत ही अच्छा दिख रहा है। उम्मीद है कि इस बार फसल पिछले साल से भी बढ़िया होगी। तो आओ, जाम उठाओ और मस्ती के समुंदर में डूब जाओ। क्या हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा? डिस्काउंट? मैं तो आज दाम बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। भगवान ने तुम लोगों पर अपनी दया बरसाई है और कुछ महीनों बाद तुम लोगों की जेब पैसों से भर जाएगी। तो इसलिए मेरे बार में अपनी जेबों का कुछ भार हल्का कर दो। तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? पीटर, तुम्हें पता है ना कि वे लोग नीची जाति वाले हैं। वे लोग हमारे साथ बैठकर नहीं पी सकते। ऐसा किसने कहा तुमसे? मेरे गांव में सभी लोग एक ही छत के नीचे बैठकर पीते हैं। अगर किसी को ऐतराज हो तो वो खुशी से अगले चुनाव में मेरे खिलाफ उठ सकता है। और हाँ, पहली पंगत में ये सभी लोग मेरे साथ पीटर के बार में बैठकर पिएंगे। शक्ति के बापू जब ये सब देखते तो पता नहीं क्या करते। वो ये देखते तो झापड़ों से इसका मुंह लाल कर देते, नहीं तो गोली मार देते। साला कमीना, ये शक्ति अपने आप को समझता क्या है? जब इसके बापू जिंदा थे तो ये उनके सामने कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता फिरता था। इसको इतनी भी अक्ल नहीं है कि जूतों को पैरों में पहना जाता है, ताज बनाकर सर पर सजाया नहीं जाता। देखो, लगता है आज से उसने पीना छोड़ दिया। पता है वो कौन है? राजा, मेरा दोस्त और मेरा प्यारा समधी। मजाक मत करो शक्ति, आज मेरा मूड बहुत खराब है। मैं तुम्हारी नादानियों में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। जरा देखो तो ये नीची जात की लड़कियां कितनी बेशर्म है। मर्दों के साथ दारू पी रही है। अगर मेरी घरवाली या बेटी ऐसी बेहुदा हरकत करती तो मैं उसे जान से मार देता। नीच साली, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। मैंने सब सुन लिया। अपनी दकियानुसी सोच अपने पास रखो बुढ़ाऊ। पीना है तो पियो या फिर यहां से निकल लो। लगता है मुझे चढ़ गई है, मेरा सिर घूम रहा है। तो फिर सोचती क्या है, हो जाए धमाल। और फिर पीटर का बार एक डांस बार में बदल गया। वो आदिवासी लड़कियां मस्ती में नाचने लगी। தடபோட யாரும் இல்ல விளையாடுவோமா உள்ள வில்லடா। शक्ति, ये हमारे समुदाय के लिए ठीक नहीं है। ये अछूत लोग ऐसे हर जगह नहीं आ सकते। ना इनको कोई शर्म हया है, ना ही इनमें कोई संस्कार है। ये मधुशाला है पुरोहित जी। अगर संस्कारों की इतनी ही चिंता है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए मंदिर में बैठकर भजन कीजिए। ये सन 2024 चल रहा है। हम मंगल पर 3 यान भेज चुके हैं। आखिरी वाले में तो एक आदमी को भी भेजा था। हम कभी दुनिया में नंबर 5 पर थे, आज हम नंबर 1 पर है। आज नवामलाई के हर घर में फ्री वाईफाई इंटरनेट है। मुझे यकीन नहीं होता कि आज भी इस दुनिया में आप जैसे लोग हैं जो जात पात के पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं। मैं कुछ वक्त अपने दोस्त राजा के साथ बिताना चाहता हूं। अबे टकले, अकेले अकेले पी रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो शक्ति। तुम खुश हो जाओ, मौज करो। और खुश हो भी क्यों ना, तुम्हारी 2 बेटियां और 1 बेटा जो है तुमको सहारा देने के लिए। बारिश तो तेज ही होती जा रही है। देखा, बिजली कड़कने की आवाज कितनी तेज थी। जिस हिसाब से बारिश हो रही है ये जल्दी रुकने वाली नहीं। मेरी मदद करो प्लीज, हेल्प मी। अब मैं ठीक हूं, धन्यवाद। मैं कई किलोमीटर से दौड़ता हुआ इस नवा मलाई गांव को ढूंढता हुआ आ रहा हूं। इस तूफान की वजह से मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहे और ना ही जीपीएस काम कर रहा है। ऐसा ही होता है जब आप इन छोटी छोटी मशीनों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। आप नेशनल हाईवे से थोड़ी ही दूर है। ये लीजिए, इससे आपको गर्मी मिलेगी। माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पीता। मुझे एक जरूरी बात। क्यों, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है क्या? मैं खुद एक डॉक्टर हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा नाम डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम है। मैं MBBS FRCS हूं। मैं अपने परिवार, मेरी पत्नी और 8 साल की बच्ची के साथ कोयम्बटूर से चेन्नई जा रहा था। रास्ते में सड़क धंस जाने से भारी जाम लगा हुआ था। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था जो सुबह से पहले खत्म होने वाला नहीं था। मैंने जीपीएस में देखा कि पुराना सर्विस रोड कुछ किलोमीटर जाकर हाईवे से मिलता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था जो हाईवे तक जाता हो। तो तुमने छोटे रास्ते से जाने का फैसला किया। बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? आप इतने उखड़े हुए से क्यों बात कर रहे हैं?
हम उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक पुरानी फैक्ट्री थी और हाँ, मुझे याद आया एक उजड़ा हुआ गांव भी था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कोई मुसीबत आ गई हो और लोग घर छोड़कर कहीं चले गए हो। रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे थे और घुप अंधेरा था। अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी और मेरी कार एक बड़े से पत्थर से टकरा गई। ये बताने की जरूरत नहीं कि फिर मेरी कार टूट चुकी थी, मगर एक बात समझ से परे है कि बीच रास्ते में इतना बड़ा पत्थर कैसे आ गया। क्या वो पत्थर पहले भी यही था? मेरी पत्नी और बच्ची इस घटना से बहुत डर गई थी। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी और बच्ची की सुरक्षा के लिए उनको कार में लॉक कर दिया और आपके गांव नवा मलाई में मदद के लिए भागता चला आया। और बेटा, यही तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। छोड़िए भी ये सब, आप एक पैग लीजिए, आपको इसकी बहुत जरूरत है। क्या क्या मतलब है आपका? आप सब लोग ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मैं यहां इसलिए आया हूं कि मुझे यहां कोई मैकेनिक मिल जाएगा या फिर आप लोग मेरी कार को यहां लाने में मदद करेंगे। मुझे लगता था कि आप मेरी बीवी और बच्ची को इस मुसीबत से निकालने में मेरा साथ देंगे। अरे, तुम सब मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? इन लोगों को तुम्हारी मदद करने में कोई गुरेज नहीं है बेटा, लेकिन सबको अपनी जान प्यारी होती है। जिस पल तुमने अपनी बीवी और बच्ची को छोड़कर यहां आ गए, उसी पल तुमने उनको खो दिया। आपको ये सब मजाक लग रहा है? क्या इस गांव में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो एक मुसीबत में फंसे इंसान की मदद कर सके? लानत है तुम पर, लानत है तुम सब पर। तुम ये क्या कर रहे हो? एक बोतल पानी ले जा रहा हूं। तुम लोगों से तो कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। मैं अपनी मुसीबत का हल खुद ढूंढ लूंगा। बेटा, अगर तुम वापस गए तो ये रात तुम पर बहुत भारी पड़ेगी। ये बारिश मेरे इरादों को कमजोर नहीं कर सकती। अगर मुझे पता होता कि इस गांव के लोग इतने स्वार्थी और डरपोक है तो मैं यहां कभी नहीं आता। मैं वापस जा रहा हूं अपनी बीवी और बच्ची के पास और सुबह होने तक उनके साथ रहूंगा। तुम रात बीतने का इंतजार करो और यही रुक जाओ। सुबह हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं तुम लोगों की तरह कायर नहीं हूं। मैं अपनी बीवी और बच्ची को इस तूफानी रात में अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पीटर की बात सही है, तुम सुबह होने तक यही रुक जाओ। ये मेरी गुजारिश है। तुम पागल हो क्या? मैं किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाला। प्लीज। डॉक्टर सुब्रमण्यम, शक्ति जी इस गांव के मुखिया है, उनकी बात मान लीजिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम, मैं एक मैकेनिक हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रुको जरा, मैं अपना टूल बॉक्स लेकर आता हूं। थैंक यू सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या राजा? ओह, तो तुमने भी सुन लिया। मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रहे हो। भावनाओं में मत बहो। मैं जानता हूं इस लड़के ने तुमको किसकी याद दिला दी है। हां, मैं भावनाओं में बह गया हूं और ज्यादा पीने से मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मेरी क्या औकात है शक्ति? कुछ भी तो नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में अब तक क्या किया है? कुछ नहीं, मगर मैं बिना कुछ किए मरने वाला नहीं। राजा, तुम समझते क्यों नहीं? तुम मेरे लिए जान से बढ़कर हो। वाकई, तभी तो इस गांव के मसीहा और इन आदिवासियों के रक्षक नवा मलाई गांव के मुखिया को इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि कभी मेरा हालचाल पूछ ले। देखो इस लड़के की तरफ, इसमें मुझे मेरा बेटा दिखाई देता है। मैं इसकी मदद करूंगा तो मेरे इकलौते बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी जिसे मैं बचा ना पाया। आओ डॉक्टर सुब्रमण्यम, हमें पैदल ही लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। रुको, मैं ट्रैक्टर लाता हूं, मैं भी साथ चलूंगा। ये क्या बेवकूफी है? ये सब क्या हो रहा है? हम अंतिम यात्रा पर नहीं जा रहे? मैं जंगल में अपनी टूटी हुई कार में फंसी अपनी बीवी और बच्ची को लेने जा रहा हूं। कारगिल में युद्ध करने के लिए नहीं, कश्मीर का एक इलाका जहां कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। और ये अपने साथ बंदूक क्यों ले जा रहे हैं? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा किससे? बेजुबान जंगली जानवरों से। मुझे तो वो इलाका ऐसा नहीं लगता। चुप रहो, ये वक्त ऐसी फिजूल की बातों का नहीं। सॉरी, तुम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। अब हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो, मैं भी टाइम पर आ गया। तुम क्या ट्रियल में बार खोलने वाले हो या फिर यहां नशे में धुत होकर भटकने का इरादा है? हाँ, क्यों नहीं। जहां भी मैं जाता हूं वही बार खोल देता हूं। ये सब मेरे लिए है। अगर तुम लोगों को भी चाहिए तो ले सकते हो। आखिर तुम लोग मुझे ले जा रहे हो तो तुम्हारा इतना हक तो बनता ही है। तुमको पता है कि मेरा और राजा के जाने का व्यक्तिगत कारण क्या है,
लेकिन तुम अपनी जान क्यों खतरे में डालना चाहते हो? यह बहुत भयानक होने वाला है। कई नाकामयाब शादियां करने के बाद टूटे हुए, कर्ज में डूबे हुए और शराब में धुत रहने वाले इंसान को आपने बार खोलने में मदद की। अब मेरी जिंदगी में क्या बचा है? और लीवर की बीमारी की वजह से अब मेरी जिंदगी बची ही कितनी है? अब मैं किसके लिए जीने की चाहत करूं? हॉस्पिटल के बेड पर तड़प तड़प कर मरने की बजाय दोस्तों के साथ एक रोमांचक सफर पर लड़ते हुए मरना मैं ज्यादा पसंद करूंगा। स्कूल की परेड में जब हम आगे बढ़ते थे तो क्या कहते थे? तुमको शायद ये एक काल्पनिक कहानी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। उस जगह में कुछ तो रहस्य छिपा हुआ है जिसका पर्दाफाश होना ही चाहिए। आगे बढ़। क्या हम और तेज चल सकते हैं? ये ट्रैक्टर है बेटा, कोई स्पोर्ट्स कार नहीं। अभी हमको वहां पहुंचने में समय लगेगा। क्या आप बता सकते हैं कि उस जगह में क्या गड़बड़ है? तुम हंसोगे, मगर कट्टियल गांव के लोग जो वहां रहते थे, उनके मुताबिक वो जगह श्रापित है जहां तुम्हारी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। वहां सिर्फ भूत प्रेत ही नहीं, बल्कि खून के प्यासे दरिंदे घूमते हैं, जिन्हें तुम लोग ईविल व ड्रैकुला या जोम्बी ऐसा ही कुछ कहते हो। और आप समझते हैं कि मैं इन दकियानूसी बातों पर विश्वास कर लूंगा। मैं कुछ नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर है कि उस सुनसान रास्ते से जो भी गुजरने की गलती करता है, उसका कोई पता नहीं लगता। 19 साल पहले एक बारातियों से भरी बस बारात विदा करा के नवा मलाई गांव से चेन्नई जाने के लिए उसी रास्ते से होकर गुजर रही थी, मगर वो बस अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। दूसरे दिन वो बस उन्हीं जंगलों में मिली, मगर उसमें कोई आदमी नहीं था। पुलिस वालों और गांव के लोगों ने वहां का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कोई सुराग नहीं मिला। पता नहीं उन बारातियों को जमीन निगल गई या आसमान। उसके बाद से ऐसी ही कई घटनाएं हो चुकी है। जो उस रास्ते पर जाता है फिर कभी लौटकर वापस नहीं आता, ना ही उसका कोई नामो निशान मिलता है। ये तो बिल्कुल बरमूडा ट्रायंगल के जैसा लग रहा है। क्या? कुछ नहीं। एक बात बताइए, जब उस जंगल में ऐसी घटनाएं लगातार होती ही रहती है, तो आपने मेरे साथ वहां जाने का जोखिम क्यों उठाया? अब चुप हो जाओ डॉक्टर सुब्रमण्यम। बात करने में कोई बुराई नहीं है राजा, इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। मैं और राजा दोनों इसलिए यहाँ है क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की एक अनमोल चीज उन जंगलों में खो दी थी। 19 साल पहले उस बस में मेरी बेटी माला और इसका बेटा सेतु भी था। वो दोनों दूल्हा दुल्हन थे। अब हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं। मैं तुम्हें अपने बारे में थोड़ा और बताता हूँ। मेरी फैमिली नवा मलाई गांव की एक सम्मानित और धनवान फैमिली थी। 2005 की सुनामी के बाद जहां आसपास के सभी इलाके डूब गए थे, नवा मलाई अब भी सुरक्षित था। आसपास के इलाकों से लोग आकर नवा मलाई में शरण लेने लगे। हमने सबका स्वागत किया। राजा और उसका बेटा उनमें से एक था। राजा की बीवी सुनामी में बह गई थी। अब उसके परिवार में उसका बेटा सेतु और राजा ही बचे थे। मैंने उनको अपने घर में रख लिया। सेतु एक होनहार स्टूडेंट था। वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। उसके फाइनल एग्जाम आने वाले थे, मगर वो फीस को लेकर परेशान रहता था। मुझे उस लड़के में कुछ खास दिखा जिसने मेरे दिल को छू लिया और मैंने उसकी पढ़ाई का खर्च उठा लिया। मेरे और राजा की नाक के नीचे एक अलग ही खेल चल रहा था, जिसकी हम दोनों को जानकारी नहीं थी। सेतु और माला एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी के सपने संजोने लगे, मगर इस तरह की बेमेल शादी हमारे समाज को नामंजूर थी, क्योंकि वो नीची जात का था। लेकिन दूसरों की तरह मैं किसी व्यक्ति को उसकी जात या स्टेटस देखकर नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा और गुणों से उसका आकलन करता हूं। राजा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत डर गया और शर्मिंदा भी हुआ। फाइनल एग्जाम में टॉप करने के बाद सेतु ने मुझसे माला का हाथ मांगा। अपने पूर्वजों के नियमों का उल्लंघन करते हुए मैंने इस शादी के लिए हां कर दी। अगर मेरे बापू जिंदा होते तो वो ये शादी हरगिज ना होने देते। मुझे आपकी कहानी जानकर बहुत दुख हुआ। भगवान के लिए अब आगे कुछ और मत बताइएगा। तो ये कारण है कि आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को ना बचा पाए, इसका मुझे बहुत अफसोस है। खुशकिस्मती से मेरे माला के अलावा और भी बच्चे थे, इसलिए मैं अपना गम भुलाकर उनकी देखभाल में लग गया। मगर राजा दिन पर दिन अंदर ही अंदर टूटता चला गया। मैं परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा और धीरे धीरे मैं सब कुछ भूलता चला गया। और रही बात तुम्हारी मदद करने की, तो सुनो। कट्टियन गांव पर एक श्राप की छाया मंडरा रही है, जिसकी वजह से वो गांव और उसके आसपास का इलाका श्रापित माना जाता है। ये हमारे ही पापों का नतीजा है।
मेरे परिवार और मेरे बापू सैराज थेवर के पापों का। कट्टीयल वो जगह है जहां के हम बेताज बादशाह थे। हमने सालों कट्टीयल पर हुकूमत की, वहां के बाशिंदों को अपना गुलाम बनाकर रखा। हमने उनको रोजगार दिया, बस इतने से ही वो हमारे लिए अपनी जान तक न्योछावर करने को तैयार थे। कट्टीयल गांव में खेती लायक जमीन कम थी। हमको वहां एक खजाना मिल गया था, कोयले की खान। वहां के आदिवासी कोड़ा बहुत कम या कहे कि ना के बराबर मजदूरी पर काम करते थे। उनके मर्द खान से कोयला निकालने का काम करते थे। उनकी औरतें निकाले गए कोयले को साफ करने का काम किया करती थीं, और हम लोग उन पर किसी बादशाह की तरह हुकूमत करते थे। कोड़ा आदिवासी बहुत संतोषी स्वभाव के थे। वे अपनी रोज की जरूरतों की पूर्ति होने से ही खुश थे। वे छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लिया करते थे। वे बहुत मेहनती और खुश थे। मैं और मेरे पिता उनके इस संतोषी जीवन शैली से नफरत करते थे, जबकि हमारा व्यापार उन्हीं के कंधों पर टिका था। इसका पहला कारण था कि वो लोग नीची जाति के थे। दूसरा ये कि वो लोग हमारी तरह स्वार्थी नहीं थे, एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तीसरा ये कि वो हमारे ईश्वर यानी कि महादेव शिव को नहीं मानते थे। वो अपनी कुलदेवी की लकड़ी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा किया करते थे, जिसे वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। हम उन कोड़ा लोगों से इतनी नफरत करते थे कि उनकी परछाई को भी अपवित्र मानते थे और बचकर निकलते थे। दुर्भाग्य से हम लोगों में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो अछूत है। मेरे चाचा गोविंद का दिल एक आदिवासी लड़की पर आ गया और वो उसे अपना बनाने के सपने देखने लगे। एक दिन उस लड़की को अकेला पाकर वो उसका पीछा करने लगे। सच्चाई ये है कि वो लोग इतने गरीब थे कि अपने आप को पूरी तरह कपड़ों से ढक भी नहीं सकते थे। उसके खुले अंगों को देखकर गोविंद की वासना भड़क उठी। कपड़ों से आधी छुपी और आधी खुली हुई उस लड़की की जवानी को देखकर शराब के नशे में धुत गोविंद के अंदर सोया हुआ हैवान जाग उठा। वासना की ज्वाला धधक उठी, वही वासना जो एक इंसान को शैतान बना देती है। कभी कभी इंसान वासना में अंधा होकर वो कुकर्म कर बैठता है, जिसे सभ्य समाज में लोग बलात्कार कहते हैं। तभी वहां गोविंद के दो दोस्त भी आ गए जो उस लड़की पर पहले से ही नजर गड़ाए बैठे थे। वो असहाय लड़की उनके चंगुल में फंसकर छटपटाने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धक्का देकर उन हैवानों को अपने से दूर किया और इसी के साथ उसके हाथ में मौजूद दराती तेजी से घूमी। उस वार से गोविंद का मर्द होने का घमंड खील खील हो गया। एक नीची जाति की लड़की का दुस्साहस वो कैसे सहन कर सकता था। लड़की ने गोविंद के मुंह पर थूक दिया। गोविंद ने भरपूर ताकत से लड़की के पेट पर एक घूंसा मारा और वो लड़की वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। और उसके बाद शुरू हो गया दरिंदगी का वो नंगा नाच। उन हैवानों ने उसकी इज्जत ही नहीं लूटी, बल्कि उसकी जिंदगी भी लूट ली। लेकिन ये बात ज्यादा देर तक छुप ना सकी। मेरे पिताजी को जब सच्चाई का पता चला तो वो गोविंद पर बहुत गुस्सा हुए। हरामजादे, ऐसा कुकर्म करके मेरे सामने आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू इंसान नहीं हैवान है। शहर की रंडियां कम पड़ गई थी क्या, जो एक अछूत को अपनी हवस का शिकार बना बैठे? पुरोहित जी, एक अछूत को छूकर अब ये भी अछूत हो गया है। इसकी शुद्धि करवाने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा जजमान। दिन में 4 बार गंगाजल से स्नान करके 1.25 लाख बार शिव के नाम का जाप करना होगा, तब जाकर इनके दोष का निवारण होगा। लेकिन बापू, चाचा ने जो हत्या की है उसका क्या? कौन सी हत्या? कौन सी हत्या? किसी जानवर को मार दिया जाए तो उसे हत्या नहीं कहते। गोविंद, शक्ति, तुम जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरी मेहनत के पैसों को ऐसे बर्बाद मत करो। मैं सब संभाल लूंगा, समझे? ये मेरा सबसे बड़ा पाप था कि अन्याय के विरुद्ध अपने पिता से लड़ ना सका। अन्ना, वो लोग आपसे मिलने आए हैं, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मैंने तो नहीं, लेकिन किसी और ने इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने का बीड़ा उठाया, और वो था कोडार्क टोड़ा जनजाति कबीले का सरदार। और उसके साथ था एक चश्मदीद गवाह, उसकी छोटी बहन। मालिक, हमका ये अन्याय का इंसाफ चाहिए। हमें तुम्हारी बहन की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन फिक्र ना करो, गोविंद को सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी बहन को छूने से वो भी अब अछूत बन गया है। पुरोहित जी ने उसकी सजा का बंदोबस्त भी कर दिया है।
बताइए पुरोहित जी। गोविंद को अपना सिर मुंडाना होगा और 1 माह तक उसे दिन में 4 बार गंगा जल से स्नान करके शिव के नाम का 1.25 लाख बार जप करना होगा। इसके अलावा केवल फलाहार ही करना होगा। शराब, मीट, धूम्रपान आदि वर्जित रहेगा। ई न्याय नहीं अन्याय है। अन्याय तो तुम क्या चाहते हो? शांति बनाए रखो और इसके अंतिम संस्कार का सारा खर्च मैं दूंगा। और ये एक अंत की शुरुआत थी।